अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने आज एनडीयू के अंदर खिताब करते हुए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे पाकिस्तान की, अगर भारत दोबारा इश्तिआल अंगेज़ी की तरफ आता है, दोबारा पाकिस्तान पर हमले का सोचता है, तो पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, तकरीबन उसका खद्दो-खाल उन्होंने वाज़े कर दिया है कि क्या रिस्पॉन्स होगा। ये बात जो है वो सिर्फ गॉसिप की हद तक नहीं है। काफ़ी लोगों का, एक्सपर्ट्स का ख्याल ये है कि एक शिकस्त खोरदा मोदी जो है वो दोबारा हमले की तरफ जा सकता है, और ख़ास तौर पर वहाँ कुछ स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस ड्यू हैं। तो अब वो चीज़ जो वो दिखाना चाहता था अपने अवाम को कि मैं इस इलाके का थानेदार हूँ, मैंने पाकिस्तान को हमला करके तो उसको बिल्कुल कट टू साइज़ कर दिया, तो वो उल्टा ये हो गया कि उसके अपने 6 जहाज़ गिर गए, अपने उसके 24 टारगेट्स हिट हो गए, और अल-फतह मिसाइल ने भी तकरीबन भारत में उन तमाम मुकामात को निशाना बनाया जहाँ पाकिस्तान चाहता था। तो उसके बाद उसकी वो थानेदारी का ख्वाब जो है चकनाचूर हो गया। तो वो क्या मुँह दिखाएगा उसको। तो ऐसी सूरत में ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है कि वो ज़ख्मी सांप की तरह दोबारा उठे और पाकिस्तान की तरफ हमलावर ना हो जाए। तो पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, ये बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या हम तैयार हैं। हमने कई प्रोग्रामों में ये सवाल उठाया है कि क्या पाकिस्तान तैयार है इस ख़तरे से निपटने के लिए। तो आज आर्मी चीफ़ की जानिब से, फील्ड मार्शल की तरफ से उसका जवाब है कि भारत की मुहिम जोई का मुंह तोड़ और सोच से बढ़कर सख्त जवाब दिया जाएगा। किसी भी मुहिम जोई का बग़ैर हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों, फ़ौजी तनसीबात, इक़्तिसादी मराकज़, बंदरगाहों को निशाना बनाने की कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अच्छा, ये स्पेसिफ़िकली उनकी स्टेटमेंट्स के अंदर इन चीज़ों की निशानदही की गई है। तो इसका मतलब है कि हमारी फ़ौज जो है उसके पास, या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास ऐसी इतलात मौजूद होंगी कि किस किस्म का हमला किया जा सकता है। जब पिछली दफ़ा भी 6 और 7 मई वाला वाक़यात पेश आए तो हम लोग फील्ड में कवरेज कर रहे थे, तो आधी रात को इंडियन मीडिया से इन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि कराची की पोर्ट तबाह होगी। लाहौर को भी उन्होंने पोर्ट बना दिया और लाहौर की पोर्ट के ऊपर भी कब्ज़ा करा दिया। ये भी कर दिया कि पिंडी के अंदर किसी और ने कू कर लिया और कब्ज़ा हो गया है, और जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो कोई बंकर है उसके अंदर चला गया। तो हम लोगों ने उस वक्त आधी रात को 12 बजे ये किया कि जितने हमारे DSNGs और रिपोर्टर्स लाइव जा सकते थे कराची से, लाहौर से और बाकी जगहों से, वो आधी रात को हमने लाइव कर दिया ताकि ये पता चल जाए कि जितना ये झूठ फैला रहे हैं इसमें से कुछ भी सच नहीं है। तो उसके बाद जो कुछ उनके साथ हुआ वो दुनिया के ऊपर वाज़ेह है। बात वही करनी चाहिए जो सच के करीब हो, जो ख़ुद भी आपको पता हो कि ये सच के करीब है और बाकी दुनिया उसको सच तस्लीम भी कर ले। तो वो इतना बड़ा झूठ था कि उसकी जितनी को इंडिया की पूरी दुनिया में इस वक्त खुद हो रही है, उतनी इंडियन मीडिया की भी पूरी दुनिया में हुई कि उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खाक में मिल चुकी है। तो आज फील्ड मार्शल के आगे बयानात का हिस्सा ये है कि पाकिस्तान का जवाब दुश्मन की सोच से ज़्यादा सख्त होगा। किसी भी कशीदगी का असल ज़िम्मेदार मगरूर और जारे भारत है। भारत की एटमी रियासत के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगेज़ी के तबाहकुन नताइज बरामद हो गए। जंगें बड़कों, महंगे जंगी आलात और सियासी नारों से नहीं जीती जाती। तैयारी दोनों तरफ है और हमें करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ तैयारी यह है कि वो रूस से, अमेरिका से, इसराइल से हथियारों की दौड़ लगी हुई है कि कितना तेज़ रफ्तारी के साथ वो नए जंगी जहाज़ हासिल कर सकते हैं, नए ड्रोन्स ले सकते हैं, नए मिसाइल सिस्टम्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को भी अपनी पेशबंदी उसी तेज़ रफ्तारी से करनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा वो पुलवामा के बाद इसी तरह का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ था। अब पहलगाम के बाद उसने किया है। तो कोई बैदस क्यास नहीं है कि एक दफ़ा दोबारा कोई ऐसा इवेंट क्रिएट करे वो, और फिर वो कहे कि ये दोबारा दहशतगर्दी होगी और मैं पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने जा रहा हूँ। तो आपको उसके लिए अच्छी, मजबूत, तवाना किस्म की पॉलिसी अपनानी चाहिए, जिससे आपकी एयरपोर्ट्स, आपकी जो बड़ी पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, आपकी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, आपकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ आपको 100% यकीन बनाना चाहिए। पिछली दफ़ा जो मार्का हुआ उसमें अब तो इंडियन आर्मी वालों ने एडमिट भी कर लिया है कि उनकी बेशुमार ऐसे पॉपुलेशन सेंटर थे जिनको वो कवर नहीं कर सकते थे। बहुत सारी और जगह थी जिनको वो कवर नहीं कर सकते थे। जैसे पाकिस्तानी त्यारों ने और पाकिस्तानी मिसाइल्स ने उसके S-400 के जो सेंटर्स थे, 2 बैटरीज थी, उसको भी तबाह किया, 6 जहाज़ों हमने मार गिराई। तो 24 के करीब उसकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन ऐसी हैं जिसको पाकिस्तान ने हिट किया। तो वो उसका नहीं कर सके, तो अब वो उसकी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ जाएँ। तो पाकिस्तान को भी एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय करना है, क्योंकि हमारी नूर खान बेस और कुछ दीगर बेसिस के ऊपर उनके ब्रह्मोस मिसाइल गिरे हैं। तो दोबारा कोशिश पूरी करनी चाहिए कि जितने ज़्यादा हवा में मार गिराए जा सकते हैं, हवा में उतने ज़्यादा मार गिराए जा सकें। 100% गारंटी पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती। इसराइल जिसका दावा था कि वो आयरन डोम है, अमेरिका के भी मिसाइल वहाँ लगे हुए थे, आपने उसके पास 3 उसकी लेयर्स थी बाकायदा
एक को वो उसको डेविड स्लिंग बोलते हैं, एक को एरो मिज़ाइल बोलते हैं, एक को आयरन डोम बोलते हैं। इसके बावजूद ईरानियन मिज़ाइल जो नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी है वो भी जाके वहाँ पे रोज़ाना हिट करते रहे। तो पाकिस्तान के पास उससे बहुत बेहतर, मौसर, ज़्यादा एक्यूरेट मिज़ाइल सिस्टम मौजूद है। आज के प्रोग्राम में इसी इशू को डिस्कस करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, बैरिस्टर दानियाल चौधरी हैं, पार्लिमानी इत्तलात और नशरियात हमारे साथ, और इसके अलावा साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं, और डॉक्टर जमील अहमद साबिक सफ़ीर वो हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बैरिस्टर दानियाल साहब, अच्छा डॉक्टर जमील अहमद साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर जमील साहब, पहले आप बता दीजिएगा, इस वक्त जो एग्रेसिव डिप्लोमेसी भी हुई है और दौड़ ये भी है कि असला पहले कौन मजबूत और तवाना तरीके से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ और अपनी जो एयरफोर्स की सलाहियत है उसको कौन ज़्यादा बेहतर बनाता है। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहे हैं, हम J-35 ले रहे हैं चाइना से, एयर डिफेंस सिस्टम नया ले रहे हैं। इसी तरीके से जो इंडियन साइड है वो F-35 अमेरिका से बात कर रहे हैं, वो Su-57 की रशिया से बात कर रहे हैं, और बेशुमार दीगर सिस्टम हैं जिसको वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं जो आज फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट? देखिए, निचोड़ क्या है इसका? निचोड़ ये बयान किया गया फील्ड मार्शल के तरफ से कि हमारी रेडीनेस बिल्कुल मुकम्मल है और हमने अपनी डिप्लोमेटिक फ्रंट और रीजनल पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत कर लिया है, और साथ में हमारी कॉम्पिटेंस, हमारी मिलिट्री की जो हमारी तैयारी है वो भी हमारी मुकम्मल है हर लिहाज से, और हमारी पूरी की पूरी आर्म फोर्सेस की। और उन्होंने इस चीज़ को बावर करा दिया कि ऑपरेशनल क्लियरिटी हमें है, प्रोफेशनलिज्म है, और हमारे पास वारफेयर का पूरा निज़ाम, हमारे लोग बिल्कुल मुस्तैद और हमारे लोग तैयार हैं इसके लिए। ये मोटा मोटा निचोड़ था। बाकी तो खैर सिविल मिलिट्री सिनर्जी की उन्होंने बात की, और उसके अलावा उन्होंने बात की कि ये जितने भी हमने काम कर रहे हैं ये हमारी अपनी एक प्रोफेशनल अंदाज़, और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इंडिया कि हमने ये जंग हमारी किसी और ने लड़ी है, यानी कि वो बार बार चाइना की तरफ इशारा कर रहा है। वो कह रहा है कि फील्ड मार्शल ने यही बावर कराया है कि जंगें मीडिया और पॉलिटिक्स से नहीं जीती जाती, जंगें प्रोफेशनलिज्म से जीती जाती हैं, और उसका उन्होंने फिर मिसालें दी उन्होंने। और ये उन्होंने बताया कि आप जो, यानी कि इशारा किया कि जो ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमें बैरूनी मदद आज के दौर में, ये मेरा तबसरा है कि आज के दौर में बैरूनी मदद हो और दुनिया को बताना पड़े, क्या ये मुमकिन है? तो दरअसल बात ये है कि 1998 में भी इंडिया ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की थी 98 के नज़दीक, और उस एडवेंचर में इज़राइल की भी मावनत शामिल थी, लेकिन हमारे प्रीमियर एजेंसी को इसकी इत्ला मिल गई, और हमने न्यूयॉर्क में CNN पे अपने सफ़ीर को कहा, वहाँ न्यूयॉर्क में हमारा जो PR था, कि CNN पे आकर बतला दो कि अगर उन्होंने ये किया तो हमारा क्या जवाब होगा। उसके बाद वो बात बिल्कुल तो इसी तरीके से अब जो मोदी जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं मई 98 में, जमील साहब जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं उस वक्त का वाक़या बता रहे हैं कि पाकिस्तान जब चागी में न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था तो उससे पहले ये खतरा था कि अहमद कमाल साहब सफीर थे। अहमद कमाल साहब सफ़ीर थे, जिनको कहा गया कि फ़ौरन जाएं और CNN पर ये बता दें कि इंडिया तैयार है और हम भी उससे ज़्यादा है। तो लिहाजा इस तरह जाके वो मामला अवर्ट हुआ, वरना उन्होंने मावनत इज़राइल के लिए और ये तैयार थे बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि फील्ड मार्शल ने जो इस वक्त NDU में बताया है, एक पूरा रोड मैप दे दिया है, और उस रोड मैप और ख़ास तौर पे ऑपरेशन जो सिंदूर उनकी नाकामी हुई उसके बारे में, और हमारी जो इसमें जंग में कामयाबी हुई, और जो उसके बाद हमारी डिप्लोमेसी हुई, इसका पूरा उन्होंने अहाता कर दिया, और ये सिग्नल पूरी दुनिया में पहुंच गए। इसमें उन्होंने बता दिया, हर बात को बिल्कुल अयां करके बता दिया कि हमारी जो चाइना वाला हिस्सा जो है, मैं आपको उसका वो स्टेटमेंट भी सुनाता हूं, क्योंकि आज पाकिस्तान की तरफ से जो भारतीय डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का वो स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जब जंग हो रही थी तो हमारे सामने 3 थे, एक पाकिस्तान तो था ही था, साथ चाइना भी था और साथ तुर्की भी था। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने आज कहा है कि ये भारत अपनी क्योंकि शिकस्त खोरदा है, शिकस्त तस्लीम करने पे तैयार नहीं है और पाकिस्तान से हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वो कभी चाइना का नाम लेता है, कभी किसी और का नाम लेता है। की तरफ से इतराफ़ भी था कि हमारे सिस्टम जो है कुछ ने काम किया, कुछ ने काम नहीं किया, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और साइबर वॉरफेयर का पूरा सिस्टम है,
ये पाकिस्तानी होम ग्रोन सिस्टम्स हैं, ये कहीं से लिए नहीं गए, बल्कि पाकिस्तान ने खुद इनको डिज़ाइन किया और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम था जिससे अल्लाह ने पाकिस्तान को ये कामयाबी दी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको वेलकम भी करूँगा प्रोग्राम में। पहले आप इसी सवाल का जवाब दे लें। मार्का तो हो गया, लेकिन अभी तक वो शिकस्त उधर वो मानी नहीं गई है। बार बार वो हिले बहानों से वो उसकी वजाहतें देते हैं, कभी मान लेते हैं, कभी इनकार कर देते हैं। तो आज फील्ड मार्शल की तरफ से काफ़ी मौसर और तगड़ा किस्म का जवाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी नदीम साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और माजरत, मैंने टोपी पहनी हुई है, मेरा एक सर पे स्कार था तो उसकी वजह से मैंने आई हैड टू वेयर इट। नदीम साहब देखें, जो आज जो है वर्ल्ड ऑर्डर है, वो ऑर्डर है कि माइट इज़ राइट। Whoever has the power to do anything that they think is right, और उसके बाद कर वो पावर इस्तेमाल करके फिर जो मर्ज़ी कर लें, माजरत मांग लें, जो मर्ज़ी कर लें। तो ये तो नया वर्ल्ड ऑर्डर है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जो आजकल की चल रहा है और जो हो रहा है, इसको दिस हैड टू बी आंसर्ड एंड इट वाज आंसर्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे जो किया जा सकता है। जो आज का आपके हालात देखें तो उसमें जो हकीकत है वो है ही ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिस तरह उन्होंने ये लड़ाई लड़ी, जिस तरह दिलेरी के साथ, और उन्होंने इस पूरी चीज़ को कंटेस्ट किया और जिस तरह इसको एड्रेस किया, इसकी आपको रीसेंट हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। जब हारा हुआ दुश्मन जिसको मुंह की खानी पड़े तो वो फिर हज़ार बहाने बनाता है, मैं ना मानूं वाली रट है, लेकिन उनको अपनी हरकत की वजह से खाना भी पड़ी और वो हारे भी। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम देखें फाइनेंशियली अपनी अफवाज को देखें, अगर हम नंबर वाइज अपनी अफवाज को देखें, अगर हम मॉनेटरी वाइज अपनी अफवाज को देखें, तो हमारा और उनका शायद मुआवजना नहीं, वो हमसे बहुत ज़्यादा नंबरों में भी ज़्यादा हैं, जहाज़ों में भी ज़्यादा हैं, हर चीज़ में। लेकिन जो मुसलमान का और हमारे अफवाज का जज्बा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के ऊपर अपनी जान देने का, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। उस जज्बे को कोई हरा नहीं सकता। जो हमारे जवान जो मुल्क के झंडे के लिए अपनी जानें देते हैं, अपना आज कुर्बान करते हैं, हमारे कल के लिए अपने मुल्क के ऊपर अपनी जान कुर्बान करते हैं, उस स्पिरिट को हराना कोई पॉसिबल नहीं है। और इंशाअल्लाह जिस तरह हमने ये जवाब दिया, हमारी अफवाज ने जवाब दिया और इसको आंसर किया दिलेरी के साथ, इंडिया चाहे जितने मर्जी बहाने बना ले, जो मर्जी कर ले, इसको हमने जिस तरह किया, अगर कभी दोबारा उन्होंने इस तरह की हरकत की तो इससे ज़्यादा सख्ती से इसको जवाब देंगे। और नॉट दैट वी आर फॉर वॉर और वी सपोर्ट इट। हमारी हमेशा अटमोस्ट प्रायोरिटी और इम्पोर्टेंस हमारी यही रही कि जो मफाहमत से चीज़ों को हल किया जाए, मफाहमत से चीज़ों को आगे लेके जाया जाए। लेकिन जो फितना हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान के पीछे डे वन से पड़ा हुआ है, मुल्क को कमज़ोर करने के लिए, हमारी सरहदों को कमज़ोर करने के लिए। और हम देखते रहते हैं कि कभी वो बलूचिस्तान में, कभी वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से, कभी वो ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करता है और पाकिस्तान को ज़रब लगाने की कोशिश करता है। लेकिन इंशाअल्लाह इस अफवाज के होते हुए, अपने जो हमारे जवान हैं इनके होते हुए, ये पाकिस्तान को ना पहले ज़रब लगा सकें ना आगे लगा सकेंगे इंशाअल्लाह। सही है। इमरान इस्माइल साहब, आपकी हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उस वक्त हुकूमत, इमरान खान वज़ीर आज़म थे जब पुलवामा का वाक़या हुआ, तो उस वक्त भी पाकिस्तान का जवाब तगड़ा था। आपने उनका वो जहाज़ मार गिराया और पायलट भी गिरफ्तार कर दिया और फिर एज ए गुडविल जेस्चर पाकिस्तान ने उनको दे दिया कि भैया ले लो, जहाज़ तो तुम्हारा गिर गया। तो अब भी दोबारा उन्होंने वैसे किया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दोबारा से क्रिएट किया, एक इवेंट क्रिएट किया, हमलावर हुए और दोबारा मार खाई। पहले तो एक जहाज़ गिरा था, इस दफ़ा 6 जहाज़ गिरे और वो भी बड़े लेटेस्ट किस्म के मॉडर्न वाले, राफेल, जिसके ऊपर बहुत नाज था उनको कि राफेल होता है 2019 में तो हमने पता नहीं क्या कर देना था। तो अब दोबारा इस चीज़ का ख़तरा अभी बरकरार है या इसको रूल आउट कर दें कि जंग होनी है? शुक्रिया नदीम साहब। देखें, बात यह है कि मोदी के हिंदुस्तान से खैर की तवक्को रखना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मोदी का ये ख्वाब रहा है, आरएसएस का ये हमेशा ख्वाब रहा है कि वो पाकिस्तान जो कि इस्लामी रियासत है उसको तहस नहस करेंगे और नेस्त नाबूद करेंगे, और वो ये बातें करते भी रहे कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, पाकिस्तान अब इस काबिल नहीं है कि उसके बारे में बात की जाए, हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया, पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया।
और उसने एक इम्प्रेशन दुनिया में कायम करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का इकोनॉमिकली या मॉरली या अफवाज पाकिस्तान का या डिफेंस सिस्टम का कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान बहुत सुपीरियर है, पाकिस्तान बहुत इंफीरियर है। और ये बात वो बार बार उनका मीडिया इंडोर्स करता रहा, जिसमें शायद मैं समझता हूँ कि हमारा मीडिया इतना ज़बरदस्त भरपूर दिफा उसका उस वक्त नहीं कर सका। लेकिन ये जो जंग हुई, इस जंग में इंडिया एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की डिफेंस सिस्टम ने बेहतरीन मुंह तोड़ जवाब इंडिया को दिया, शायद जिसकी तवक्को बहुत सारे पाकिस्तानी खुद भी नहीं कर रहे थे कि इतना ज़बरदस्त और अग्रेसिव जवाब पाकिस्तान देगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में न सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के लोग, बल्कि पाकिस्तान का अपना इमेज बहुत ऊपर आ गया, और जिसकी हिंदुस्तान को बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो समझ नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ होगा। और जो रिस्पांस पाकिस्तान ने दिया, उससे आज पाकिस्तानी दुनिया भर में सर उठा के चल रहे हैं, बाकायदा फख्र के साथ बताते हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ। और पाकिस्तानियों को लोग वेलकम भी कर रहे हैं, और इज्जत में भी और वक़ार में भी, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिकली भी। और आप देखेंगे कि चाहे वो सऊदी अरब हो, या वो यूएई के ममालिक हो, या वो गल्फ खलीजी ममालिक हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, वहाँ पाकिस्तानियों की कदर कीमत में इजाफा हुआ है। बहुत इमेज पाकिस्तान का बड़ा बेहतर हुआ है, और इस इमेज को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के मीडिया ने जो किरदार अदा किया, वो एक ज़बरदस्त, काबिल सताइश और काबिल तहसीन किरदार था। बड़ी जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग की, बड़ी एक जैसे होता है ना कि एक सच्ची बात को जिम्मेदारी के साथ पेश करना, वो पाकिस्तान के मीडिया ने किया। और इंडियन मीडिया अलल टप मार रहा था कि जी लाहौर पे कब्जा हो गया, तो कराची पोर्ट गया, तो फलाना हो गया, तो ये हो गया। कोई ऐसी खबर पाकिस्तान की मीडिया ने नहीं दी। 3 दिन शुरू के जो है उसमें इंडियन मीडिया हमारे ऊपर चढ़ा रहा, और चौथे दिन जो पाकिस्तान के मीडिया की जो रिपोर्टिंग थी, उसको दुनिया भर में कोट किया जाने लगा। वो इंटरनेशनल मीडिया ने उसको उठाया। तो मैं इसका क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ हमारे जो जिम्मेदार मीडिया है, जो जिम्मेदार एंकर्स हैं, आपकी तरह के सीनियर एंकर्स हैं, उनको भी देना चाहूँगा कि उन्होंने एक इंतहाई जिम्मेदाराना और बहुत मुखलिसाना रिपोर्टिंग की, जो शायद इतनी सनसनीखेज न थी, लेकिन उसकी जो दूररस नताइज थे, जो इम्पैक्ट उसका आना था, वो आया, और वो फिर सारी दुनिया में बाकायदा कोट हुआ। तो मेरा जो एनालिसिस था वो ये था कि जी इंडिया से, मोदी के हिंदुस्तान से हमें कोई खैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये शरारत ये दोबारा करेगा, और करेगा ही करेगा। और पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स और पूरा डिफेंस सिस्टम इसके भरपूर दिफा के लिए तैयार है। और पाकिस्तानियों को भी 100% 100% ये यकीन है कि अगर इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की तो दोबारा वो मुंह की खाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने प्रूव कर दिया है, सिर्फ बातों से नहीं, अमलन प्रूव किया है कि हम उनसे बहुत बेहतर हैं अपने डिफेंस सिस्टम में, अपने जज्बे में। और जो जो साइबर वॉर पाकिस्तान ने लड़ी है, उसकी दुनिया में मिसाल नहीं है। इस वक्त जो उनका राफेल जो अच्छा इमरान साहब, आप उस वक्त गवर्नर सिंध थे जब वो पुलवामा वाला वाक़या पेश आया, तो हमें उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया, और उस ब्रीफिंग में बाकी जो डिटेल्स थी, उस डिटेल का एक हिस्सा ये था कि उस पीक क्राइसिस के अंदर जब पाकिस्तान ने उनका जहाज़ मार गया हुआ था, तो एक इन्फॉर्मेशन, एक इतला पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने वहाँ से भारत से हासिल की कि भारत इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक का प्लान कर रहा है। ये जब इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को हासिल हुई, तो पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पे अपना कुछ चीज़ें मूव की। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो बैकग्राउंड इंटरेक्शन था। फिर वो वाशिंगटन, लंदन और दूसरे जो वर्ल्ड कैपिटल्स थे, वहाँ पर भी हिलजुल हुई और वो रुक गया मामला। अभी दोबारा पहलगाम वाले वाक़े के बाद मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी हमें प्राइम मिनिस्टर हाउस में ब्रीफिंग के लिए बुलाया, और शहबाज साहब ने कन्फर्म किया, ये मैं उनको कोट कर रहा हूँ क्योंकि कोर्ट की इजाज़त थी, कि श्रीनगर में इसराइल के हथियार भी मौजूद थे और उनके मिलिट्री एडवाइज़र भी मौजूद थे। उनके ड्रोन तो हमने मार भी गिराए हैं। तो हमें कह रहे हैं कि चाइना के ताउन से कर रहा था, खुद इसराइल साथ अंदर बिठाया हुआ था, पहलगाम के मौके पे भी और अब पुलवामा के मौके के ऊपर भी। हिंदुस्तान तो इस वक्त इसराइल का बच्चा बना हुआ है ना जी। वो तो बगैर उसके तो मूव कर ही नहीं रहा है। वो इसराइल को, जैसे स्कूल में नहीं हम लड़ाते होते, छोटे थे तो कहते थे जो कि जी ये इसने तुम्हारा सैंडविच खा लिया तो तुम जाके इसको मारो, तो वो अब इसराइल के साथ लगा हुआ है कि जी ये मुसलमानों के पास क्योंकि एटॉमिक रियासत एक ही है, इसको ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है। तो ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी थी। तो ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान अपनी तरफ से करता रहा है, और वो काफ़ी हद तक शायद उन्होंने कायल भी किया इसराइल को कि जी पाकिस्तान का ये सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अब इस वक्त तो इसराइल क्या हो, अमेरिका क्या हो, कोई और दुनिया की ताकत हो,
उनको ये पता है कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है वो पीसफुली डिज़ाइन है, लेकिन वक्त आने पर हम उसको एज ए डिटरेंट इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको अनफोल्ड करना या इसको रोल बैक करना, अब दुनिया में किसी की ताकत है नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ ये करे। हर टर्म्स पे हम हमारे साथ बैठ के बात करें, इक्वल टर्म्स पे बात हो सकती है, सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ अगर किसी ने गलत निगाह से उस पर डाली, चाहे हिंदुस्तान हो या उनका जो इसराइल है वो हो, तो वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक नहीं कर पाएंगे। पुलवामा में भी हमने बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड किया था। प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया था एयरफोर्स को कि जी अगर कोई इस तरह की शरारत हो तो आप रिस्पॉन्ड करें, और हमारे ISPR की तरफ से अनाउंस भी हुआ था कि वील गिव यू अ सरप्राइज, एंड सरप्राइज वाज गिवन, एंड आई थिंक इट वाज अ प्लेजर सरप्राइज टू द वर्ल्ड आल्सो। अच्छा, ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापसी, नेतन्याहू की वाशिंगटन में इस वक्त अमरीकी सदर से, ट्रंप से मुलाकात भी है, तो क्या गज़ा में वो जो एक वो होप दिलाते हैं ट्रंप बार बार कि वहाँ पे भी आपको कुछ खबर सुनने में मिल जाती है, तो क्या वहाँ कोई पीस मुमकिन है? 55,000 लोगों की शहादत हुई, एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, एक इसराइल में बैठा हुआ है और एक इंडिया में, कि उनको ये परवाह नहीं है कि कितने मुसलमान शहादत पा रहे हैं, कितने बच्चे शहीद हो रहे हैं, हॉस्पिटल में बॉम्बिंग में कितने बच्चों के साथ क्या हो रहा है, भूख और अफलास के हाथों कितनी मौत हो रही हैं, कितने बच्चे अद्वियात ना मिलने के साथ, किसी का बाजू नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, और वहाँ पेन किलर्स भी नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है। तो क्या ये काफ़ी नहीं है कि वर्ल्ड कैपिटल जो है, पूरी दुनिया, वेस्ट जो पूरी दुनिया को दर्स देती थी इंसानी हकूक़ का, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर, वो बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे पाकिस्तान को, कि वो उठे और उससे बात करें? तो आज की मीटिंग जो उनकी वाशिंगटन में होगी उससे क्या तवक्को है? ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पर उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जमील साहब, जो इस वक्त वाशिंगटन की सूरत हाल है उसके ऊपर चाहूँगा आपसे कुछ राय ली जाए। नेतन्याहू और ट्रंप जब आमने सामने बैठेंगे तो क्या कोई इस बात का इम्कान मौजूद है कि गज़ा में अमन के लिए, जंग बंदी के लिए वहाँ कोई बातचीत हो और उस पर नेतन्याहू को आमादा भी किया जाए? क्योंकि बाज़ लोग ये तज्जिया करते हैं कि कुछ टूटा फूटा सा हल तजवीज़ किया जाएगा गज़ा का, ताकि बाकी मुल्कों को अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दबाव में लाया जा सके। तो आपको लगता है कि कोई हल की तरफ जा सकता है गज़ा की सूरत हाल? मैं थोड़ा सा तारीख़ के पस मंज़र में सिर्फ 30 सेकंड में फिर आपके इसका सवाल के ऊपर मैं आ जाता हूँ। तारीख़ ये है कि जब 1897 में ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ चंद फ़ैसले हुए जिसके तहत इसराइल भी बना और जिसके तहत फिर मज़ीद ज़मीनें कब्ज़ा हुई। 554 देहात और शहरों को मस्मार करके फ़लस्तीनियों की 1948 में ज़मीन कब्ज़ा की गई, फिर 1967 में कब्ज़ा की गई। इसके बावजूद कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन नंबर 242 है उसके तहत इसराइल को ये पाबंद है चैप्टर 6 के तहत यूनाइटेड नेशन चार्टर के कि वो सारी ज़मीनें खाली करे, लेकिन बजाय सारी ज़मीनें वो खाली करने के गोलान हाइट समेत वो मज़ीद कब्ज़ा करता जा रहा है। और आपने देख लिया 7 अक्टूबर के बाद। अब इसका जवाब इस वक्त, पहले ये देखें कि मजाज क्या है अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का, और उसके पस मंज़र में देख लें कि वहाँ जो इजरायली लॉबी है, जिस पे बड़ी किताब भी लिखी गई है और नंबर की सबसे मुस्तनद किताब है उस पर, जो वहाँ के प्रोफेसर हैं शिकागो के और बड़े बेहतरीन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि किस तरह ताने बाने बुने गए हैं पूरे कांग्रेस के इर्द गिर्द और अमेरिकन प्रेसिडेंट के। इस बात को मैं इधर छोड़ते हुए मैं इस पर आ जाता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का एक अलहदा मिजाज है, वो अपने पर्सनैलिटी से डोमिनेट भी करना चाहते हैं और किया भी। देखें, हमें क्रेडिट देना पड़ेगा कि इंडिया पाकिस्तान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएट किया, पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। इंडिया अभी तक मैं ना मानूँ 15 दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रिपीट किया, फिर भी उसके बावजूद, जिसका कि उनको नुकसान भी हो रहा है इंडिया को। तो अब उसके बाद ईरान का, ये बात दुरुस्त है, जो भी नुकसान हुआ हमें पता है ईरान का, उसके बाद अगर उस पर सीज़ फायर हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप के डायरेक्ट इंटरवेंशन से हुआ। अब गज़ा की बात कर लें। गज़ा की कोई उसकी एक तारीख़ है, ग्रेटर इसराइल का एक मामला है और उस पर एक आइडियोलॉजी है पूरे इजरायली लॉबी की और ज़ायोनिज़म की। तो उस पर ये पॉज नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते अनाउंस हो जाएगा ये पॉज। मैं इसको पॉज कहूँगा जंग बंदी को, और वो भी यही कह रहे हैं 60 दिन की। 60 दिन की कोई जंग बंदी तो नहीं होती है ना, 60 दिन की तो पॉज है। और इस पॉज के बाद क्या होगा? हमास को यही है प्रॉब्लम। हमास यही कह रहा है तो अगर जंगबंदी कर रहे हो तो कोई तो एश्योरेंस दो कि इस जंगबंदी के बाद, इस सीज़ फायर के बाद आप हमें
कोई परमानेंट हल के तरफ लेके जाओगे, डायलॉग शुरू करोगे, वो इसकी भी गारंटी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जो मक्तल गाहें खोल रखी हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर, जहां गूगल क्लाउड के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए लोगों की मैपिंग करके उनको टारगेट किया जा रहा है। एक एक दिन में 600 आदमी जो दाल और चावल लेने के लिए लाइन में लगे होते हैं उनको मार दिया जाता है। इसका कोई मकसद तो होगा ना। आफ्टर ऑल लोगों को भूख प्यास से मारा जा रहा है, लोग वहाँ फैमन के वहाँ कहत पड़ना शुरू हो गया है, वबाएँ फैल गई हैं। इन तमाम चीज़ों का कोई तो मकसद होगा, और मकसद दिया हुआ है। अगर बयानात देख लें आप नेतन्याहू के और इवन डोनाल्ड ट्रंप के, कि गज़ा की पट्टी को क्या करना चाहते हैं, और उसके बयानात की रोशनी में अगर देख लें तो उन्होंने सहरा को, सेनाए सहरा को कहा था कि खाली थोड़ा सा कर दो। इजिप्ट पहले उसने नहीं माना, फिर सऊदी अरब को कहा, जॉर्डन को कहा, उन्होंने रिलक्टेंटली कुछ बात की होगी, बहरहाल नहीं माने अब तक। तो उसके बाद अब वो इस नहज पर पहुंचा दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि भाई वो रहने के काबिल ही नहीं है अभी गज़ा। तो उसमें से आखिर में जाके वही होगा। अब ये पॉज जो है उस पर 10 जो बाकी ज़िंदा हॉस्टेजेस हैं उसको छुड़वा लेंगे। उसका पूरा एक रोड मैप दे दिया गया है 3 फेज़ में कि किस तरह होगा। पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को भी छोड़ दिया जाएगा, जो आगे मंजरनामा नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर जो मकसद है, जो कि 1897 से जिस मकसद को हासिल किया जा रहा है, बतदरीज हासिल किया जा रहा है और ख़ूब हासिल किया जा रहा है। इसके बावजूद कि OIC के चार्टर के 14वें पैराग्राफ में और उसके बाद 18वें आर्टिकल में सिर्फ पैलेस्टीन का काज दिया हुआ है, पैलेस्टाइन का काज दिया हुआ है। लेकिन उसकी जो इस मामले में परफॉर्मेंस, हालांकि पाकिस्तान की बड़ी भारी भरकम उसमें आवाज़ शामिल रही है विद इन इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क, और उसके बावजूद उसका अगर जो कर सकते थे कुछ नहीं किया, जो कि उनको अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल चैप्टर 8 के तहत जब वो फॉर्म की गई OIC जिस तरह के बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके फॉर्म होते ही उनको कुछ हकूक़ थे, उन हकूक़ का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान की भारी भरकम आवाज़ जो कायदे आज़म के से शुरू हुई और अब तक शुरू है वो तो जारी है। लेकिन बाकी लोग जो हैं, जो गिरदो नवा के, तो कुछ करें। ये मालूम होता है कि इस हफ्ते बहरहाल पॉज आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ज़ाहिर है कि इजराइल तो नहीं मानेगा, उसने दोबारा वही हरकत करनी है जो वो बतदरीज दानियाल साहब से पूछते हैं। दानियाल साहब, ये जो जंग बंदी है गज़ा वाली, इस 2-3 चीज़ें इसके साथ खुलनी है आगे। ये अब ट्रंप की आज उसके साथ प्रेस टॉक होगी तो पता चलेगा कि वहाँ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है। एक तो स्ट्रेटेजिक पॉज कह लें जिसकी तरफ ये जमील साहब इशारा कर रहे हैं 60 रोज़ का, लेकिन वो टूटा फूटा उन्हें गज़ा का हल भी देना है ताकि उसके बाद सऊदी अरब है उसकी तरफ जाएँ, बाकी मुस्लिम दुनिया की तरफ जाएँ और उन्हें इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर दबाव में लाएँ। जो पिछली दफ़ा भी कोशिश की थी उन्होंने, मामला दरमियान में रह गया था, वो दोबारा वहीं से शुरू करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव आ सकता है। दानियाल साहब, क्या करना चाहिए? नदीम मलिक साहब, जो इसमें सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जिसको आप कह दें वो न्यूक्लियस है इन तमाम चीज़ों की, वो है इब्राहिम अकॉर्ड, द एग्जिस्टेंस ऑफ इज़राइल एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट दे बिलीव शुड बी देयर। इसमें अब जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे कुछ मुस्लिम ममालिक हैं, या मतलब आई डोंट वांट टू से इट वो, लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट किया और उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया। अब मेन मसला ये है कि वो अपने आप को लेजिटिमेट कराना चाहते हैं, और उनको लेजिटिमेसी मिलती है ताकतवर मुसलमान मुल्क जो हैं उनकी एग्जिस्टेंस को और उनके ऑन ग्राउंड होने को एक्सेप्ट करें। उसमें ये जो गिरदो नवा के उनके ममालिक हैं, जो जिनको जब दिल करता है वो आप देखते हैं कि वो मारते हैं और फिर चुप होकर बैठ जाते हैं, फिर मारते हैं और फिर चुप होकर बैठ जाते हैं, जो उस तरह रिटेलिएट नहीं कर सकते। लेकिन उन्हें स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना हदफ अपने रीजन में पूरा किया। वो इराक़ देख लें, वो आप इसके लिबिया, लेबनान, जो इर्द गिर्द में सारी जो अब तो आपको जितनी भी अरब स्प्रिंग की जो रूट्स मिलती हैं तो उसमें आपको नज़र आएगा कि उसमें इनका कितना बड़ा रोल रहा है, एंड हाउ दोज गवर्नमेंट्स वर टॉपर। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी कि इनके देखें। तो अब इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो मेन इनका फोकस है वो यही है कि उस रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करवाया जाए, उस रिकॉर्ड की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन देखें जी, जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना हो, जो इस्लाम के नाम पर बना हो, उसमें इस टॉपिक के ऊपर बैठ कर निगोशिएट या आगे बैठना भी उनके लिए गवारा नहीं है।
हमारे आर्म फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट और जो हमारे जितने इदारे हैं वो इस चीज़ के ऊपर बड़े क्लियर हैं कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना भी, और वी वुड रादर गिव आवर लाइव्स फाइटिंग फॉर इट। यहाँ सारे शहादत नोश करने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे रादर देन कमिंग ऑन दैट पेज। तो आई थिंक कि ये जो इज़राइल की कैलकुलेशंस हैं वो उनकी मिस कैलकुलेशंस हैं, इसलिए क्योंकि आप शायद बिल्डिंगों दानियाल साहब बराह रास्त अगर स्टेटमेंट हो जाए तो वो मेरे ख्याल में वो मेरे तो हेडलाइन बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ऑफिशियल पोजीशन जो है हुकूमत की भी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की वो ये है कि हम किसी भी कीमत पर इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। देखें नहीं, हमारी देखें क्योंकि ये मेरे स्केल से या मेरी पे स्केल से तो अबव की बात है, ठीक है ना। ये मुल्क की पॉलिसी है और इस पॉलिसी क्योंकि मैं एज अ स्पोक्स पर्सन भी तो बैठा हुआ तो आई कांट गिव दैट स्टेटमेंट। लेकिन मैं ये चीज़ कह सकता हूँ बड़े वसूख के साथ कि जितने भी हमारे लीडरान हैं, जितने भी हमारे आज के अभी वो हैं हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं, वो बड़े क्लियर हैं अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी बात कि उस जज्बे को, जिस जज्बे से क्लैरिटी क्या है सर, और थोड़ा सा वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि वो क्लैरिटी क्या है। ये है कि वो क्लैरिटी ये है कि जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह के नाम पर बना हुआ है उसको कोई बम, कोई ताकत हरा नहीं सकती। बिल्डिंगें मस्मार करना या वो कर तो सकते हैं लेकिन उस जज्बे को नहीं हरा सकती। और पाकिस्तान जो है इसमें मुस्लिम उम्माक में पाकिस्तान ने पहले भी लीड ली, आगे भी लेगा, और हम किसी के प्रेशर में आकर ऐसी कोई चीज़ ना करना चाहते हैं, ना करेंगे। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, आप तो तजर्बाकार आदमी हैं, बड़ी अरसे से सियासत में है। ये जब दबाव आएगा तो उसमें हमारा रिस्पांस क्या होगा और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आम तौर पर बहुत से लोग कहते हैं कि एक रीजनल आपको ग्रुपिंग की शक्ल में अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करनी चाहिए ताकि आप मजबूत पांव पे खड़े हों, अकेला पाकिस्तान को दबाव में ना लाया जाए। आप कुछ रोशनी डालेंगे इसके ऊपर? नदीम मलिक साहब, बड़ी सेंसिटिव इशू है, इसलिए इसमें ज़रा बात करने में भी शायद इतनी आसानी ना हो। देखें, आपके प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने फरमाया कि जी अगर ये इब्राहिम अकॉर्ड हमारे ऊपर आएगा तो पाकिस्तान विल डिसाइड इन द बेस्ट ऑफ इट्स इंटरेस्ट, व्हाटएवर दैट मींस। उससे कई मायने निकल सकते हैं। एक मायने ये भी हो सकते हैं कि शायद अंदरूनी तौर पे तैयार हैं हम। एक मायने ये भी हो सकते हैं कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उसको रिफ्यूज़ करेगा, अपनी कौम के इंटरेस्ट को देखते हुए रिफ्यूज़ करेगा। आई डोंट नो, तो इसके ऊपर कोई कमेंट करना या कोई चीज़ नहीं, लेकिन मुझे वो उनका जुमला याद है और शायद आने वाले वक्त में वो दोहराया भी जाए। हमारी सिचुएशन ये है कि इस वक्त जो ममालिक हैं दुनिया के दीगर, वो उनका झुकाव ये है कि इस वक्त इसराइल को तस्लीम किया जाए या कम से कम इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर जो है वो रजामंदी की जाए। और यूएई ऑलरेडी इब्राहिम को कर चुका है, सऊदी अरब भी उस तरफ देख रहा है। तो अगर ये सऊदी अरब और दीगर ममालिक तस्लीम करते हैं तो पाकिस्तान के लिए अकेला स्टैंड लेना एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा कि पाकिस्तान इसको ले। लेकिन पाकिस्तान का एक क्लियर स्टैंड ये रहा है हमेशा से कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता पाकिस्तान इसराइल को कबूल नहीं करेगा, इसराइल के एग्जिस्टेंस को कबूल नहीं करेगा। तो वो एक मामला जो पाकिस्तान का एक उसूली स्टैंड है, जो मौक़िफ़ है, वो मैं समझता हूँ कि उससे पाकिस्तान को नहीं हटना चाहिए। और अगर तो फ़लस्तीन का मसला फ़लस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल हो जाता है और उसमें दुनिया के दीगर ममालिक बैठते हैं और तो उसके बाद फिर इस चीज़ के ऊपर बात हो सकती है। उससे पहले पाकिस्तान को इसके ऊपर ना अपनी कोई रजामंदी दिखानी चाहिए, ना ही पाकिस्तान को इसके ऊपर कोई ऐसा स्टैंड लेना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान दुनिया भर में अकेला हो जाए। ये भी एक बड़ा मसला है। तो बड़े एक सोच समझ के संभल के इसके ऊपर चलने की ज़रूरत है। लेकिन ये फ़लस्तीन का मसला हल हुए बगैर इब्राहिम अकॉर्ड जो है ये ना पाकिस्तानियों को कबूल होगा और ना मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारी सोच उस तरफ जा रही है। अच्छा, मैं आपको वो ख्वाजा आसिफ का आपने जिक्र किया, तो ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह साहब हमने दोनों सवाल पूछा और अभी दानियाल साहब ने भी कहा है कि पाकिस्तान देखेगा कि पाकिस्तान का क्या मफाद है और हम ताकतवर हैं, और मुफाद का शायद इन्होंने तज़किरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर ये बना हुआ मुल्क है तो इसको कोई झुका नहीं सकता। लेकिन वो क्या क्लैरिटी है, मैं अभी तक भी उसमें क्लियर नहीं हूँ। एटलीस्ट मुझे उन सवाल से अभी तक वो क्लैरिटी नहीं मिली। 2 + 2 = 4 करके मैं जवाब नहीं दे सकता।
दोनों मिनिस्टर्स जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा जी। अब्राहम अकॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर आएगा तो आप क्या करेंगे? हम अपना इंटरेस्ट वॉच करेंगे। इस सिचुएशन से अगर हम इसमें तमाशाई बने और स्पेक्टेटर बने और उसमें प्लेयर ना बने तो उससे बहुत बड़ी गलती होगी। आप प्लेयर बनने जा रहे हैं? प्लेयर हम हैं इस वक्त। उसके ऊपर आपने कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग की है इंटरनल? नहीं, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग डेफिनेटली जो है कॉन्टिन्यूसली हो रही है इस चीज़ के ऊपर। राना सनाउल्लाह साहब, ये जो मामला अब्राहम अकॉर्ड्स का है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अरब ममालिक इस मामले में वो को फैसला करते हैं तो पाकिस्तान को उस फैसले के साथ जाना चाहिए। जमील साहब, आप दोनों बयानात आपने देखे, आप इसको कैसे तजिया करेंगे? इनका क्या मतलब है? वो मफाद कौमी क्या है हमारा? देखिए, पहले तो उसको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि डिप्लोमेसी जो है एक डायनामिक मामला होता है, जो बदलते तनाजुर में आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी भी तब्दील हो रही होती है। फिर वक्त आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी यही है कि हम इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के मुताबिक जो फ़ैसले हुए हैं और जिसमें ओस्लो अकॉर्ड भी मौजूद है, 2 स्टेट सॉल्यूशन, उसके अलावा हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त तक हमारा मौक़िफ़ ये है। लेकिन जिस तरह बाकी पैनलिस्ट ने बात की, जिस तरह राना सनाउल्लाह ने बात की, जिस तरह हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बात की, वो जो उनका इशारा वही है कि ये जो बदलते हालात हैं दुनिया के जियोपॉलिटिकल, मैं एक बड़ा सिंपल सा सामने से मंजरनामा अगले 20 सेकंड में पेश कर देता हूँ। चाइना अगर इस ख्याल का हामिल है, रशिया अगर इस ख्याल का हामिल है, गल्फ़ कंट्री सारे इस ख्याल के हामिल हैं, तो फिर ऐसी सूरत में और फिर 2 स्टेट थ्योरी के हवाले से, या जो अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 242 का मैंने हवाला दिया, जिसके तहत जो कब्ज़ा शुदा ज़मीन है फ़लस्तीन की, वो उनको वापस कर दी जाती है। वेस्ट बैंक के इलाके में जो नई बस्तियाँ बसाई गई हैं उनको दोबारा ख़त्म किया जाता है, वो किस मुश्किल तो नज़र आता है। लेकिन अगर इब्राहिम अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना है तो फिर ऐसी सूरत में जो दुनिया अक़वाम के सरबराहान और हुक्मरान हैं, जो नज़र आती हैं कि इनक्लाइंड है इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से, उसको तस्लीम करने में, उसमें शामिल होने के में कुछ ने कर लिया, बाकी शामिल होने जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में बड़ी सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है, और जब ये पूरे के पूरे ममालिक जो मैंने आपको गिनवा दिए वो सारे के सारे उस तरफ इंक्लाइन होते हैं, तो पाकिस्तान कब तक इज्तनाब। लेकिन जिस तरह की बात हुई कि फ़लस्तीनी जो हमारे भाई हैं उनके साथ हमारे दिल टाइम मेरे पास ख़त्म हो गया। डॉक्टर जमील अहमद साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।